बच्चों, फर्स्ट यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े, एकक कोष्ठिका के बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में, एकक कोष्ठिका के प्रकारों के बारे में, संकुलन क्षमता के बारे में, इसके अलावा जो निबिड़ संकुलन है, विद्युतीय गुण है, चुंबकीय गुण है, यानी ये सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हम लोग इसी यूनिट के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो हम लोग नज़र डालते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। मैं आप लोगों को प्रश्न के साथ साथ उनके आंसर भी बताऊंगी। और देखिए बच्चों, वैसे मैंने आपको जो थ्योरेटिकल और जो भी डेरिवेशन मैंने आपको समझाई है वो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इन अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके इस यूनिट के पीछे जो पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न है, आज हम उन प्रश्नों की बात करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है अक्रिस्टलीय पद को, पहला प्रश्न है अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए और अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। क्रिस्टलीय के बारे में भी पढ़ा है, अक्रिस्टलीय के बारे में भी पढ़ा है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अक्रिस्टलीय पद के बारे में। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि अक्रिस्टलीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें कि अवयवी कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, यानी कहीं भी इधर उधर अव्यवस्थित रहते हैं कण। और दूसरा देखा जाए तो इनमें लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर होगा इसका। देखिए, ऐसे ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार या विन्यास नहीं होता है, अर्थात इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है तथा ये समदेशिक होते हैं। भाई हमें पता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कोई उनका निश्चित गलनांक नहीं होता है, समदेशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आप उदाहरण लिखेंगे प्लास्टिक और कांच। ठीक है, देखिए बच्चों, उदाहरण हमेशा लिखा कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है किसी प्रश्न में आप उदाहरण दे सकते हैं, तो वहाँ उदाहरण देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए बच्चों, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है और किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो कांच होता है वो एक अक्रिस्टलीय रूप है, या हम कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, क्वार्ट्ज की हम लोग बात करें तो अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में पाए जाते हैं। जो इकाइयाँ होती है इसमें, जो इसकी SiO4 इकाइयाँ होती है, वो चतुष्फलक के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, जबकि कांच में ये जो व्यवस्था होती है ये रैंडमली होती है, यानी हम कह सकते हैं यादृच्छिक रूप से अवयवी कण जुड़े हुए रहते हैं। और क्या होता है, जब क्वार्ट्ज को गर्म करके और एकदम से ठंडा किया जाए तो उसे हम कांच में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को पता है कि कांच अतिशीतित द्रव होता है। क्लियर है, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। कांच एक अतिशीतित द्रव और क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस होता है। वापस देखिएगा, कांच एक अतिशीतित द्रव और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसमें अवयवी कणों की केवल लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। अरे भाई, अक्रिस्टलीय में लघुपरासी व्यवस्था होती है। दूसरी ओर क्वार्ट्ज की बात करें तो इसमें अवयवी कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ठीक है, जो क्वार्ट्ज होता है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है। बेटा देखिए, SiO2 सिलिका कहते हैं। क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है। इसमें चतुष्फलक इकाइयाँ, जो चतुष्फलक इकाइयाँ होती है SiO4, एक दूसरे से नियमित रूप से जुड़ी होती है, यानी ये जो सिलिकेट इकाइयाँ हैं ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जबकि कांच में भी यही इकाइयाँ होती है, लेकिन कांच में ये इकाइयाँ यादृच्छिक रूप से जुड़ी होती है। और क्वार्ट्ज क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। अरे मैंने समझाया भाई, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय होता है और कांच अक्रिस्टलीय होता है। अब यह है कि क्वार्ट्ज को कांच में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वार्ट्ज को पिघलाकर
अगर उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो कांच प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, क्वार्ट्ज को हमने पिघला लिया, बहुत हाई टेम्परेचर पे, उच्च ताप पे हमने क्वार्ट्ज को पिघला लिया, मेल्ट कर लिया, और उसके बाद अगर शीघ्रता से उसको ठंडा किया जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कांच में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? लीजिए, हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब तीसरे प्रश्न पे नज़र डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमें निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण करना है। ये हमें ठोस दिए गए हैं कुछ, इनका वर्गीकरण किस किस में करना है? आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजी या अक्रिस्टलीय में, यानी इनमें इनको वर्गीकृत करना है कि ये किस प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो देखिए, पहला आपको दिया हुआ है टेट्रा फास्फोरस डेकाऑक्साइड। बेटा ये एक आणविक ठोस होता है। कैसा ठोस होता है ये? आणविक ठोस। ध्यान दीजिएगा, नजर डालिएगा, ये एक आणविक ठोस होता है। अमोनियम फास्फेट की बात करें, ये आयनों में टूट जाता है, ये आयनिक ठोस होता है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आयनिक ठोस। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस, सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस होता है। I2 आयोडीन के दो, आप देखिए दो परमाणु जुड़ रहे हैं, ये भी कैसा है? आणविक ठोस, आणविक ठोस। प्लास्टिक कैसा है? अक्रिस्टलीय, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस होता है बेटा। पीतल क्या है? धात्विक ठोस। LiBr क्या है? आयनिक ठोस, आयनों में टूट जाता है, या आयनिक ठोस। P4 आणविक ठोस। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस, ग्रेफाइट कैसा है? सहसंयोजक ठोस। रुबिडियम धात्विक ठोस, ठीक है। और ये SI भी आपका सहसंयोजक ठोस, इसमें भी सहसंयोजक के रूप में ये जुड़ा रहता है, सहसंयोजक इकाइयों के रूप। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, इसके आंसर को? यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया है। एग्जाम में देखिए हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आयनिक ठोस कौन कौन से हैं। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया। आयनिक ठोस है एक तो अमोनियम फास्फेट, ठीक है, और मैंने एक आयनिक ठोस बताया है आप लोगों को LiBr। चलिए हमने लिख दिया आयनिक ठोस क्या है? अमोनियम फास्फेट और LiBr, ठीक है। क्लियर है भाई, आंसर इस तरीके से लिखना है एग्जाम में आपको। अब भाई धात्विक ठोस कौन कौन से हैं? देखिए धात्विक ठोस एक मैंने बताया पीतल है, और एक क्या है? रुबिडियम। लो भाई हमने लिख दिया पीतल और रुबिडियम। अब आणविक ठोस कौन कौन से हैं? देखिए आणविक ठोस मैंने क्या क्या बताया है। टेट्रा फास्फोरस डेकाऑक्साइड, एक तो ये आणविक ठोस है। एक आपका आयोडीन I2 आणविक ठोस है। एक आपका P4, ये तीनों आपके क्या है? आणविक ठोस है। और थोड़ी है कोई, ये आणविक ठोस है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिए तीनों को, यहाँ आणविक ठोस है। अब बात करें सहसंयोजक ठोस कौन कौन से हैं। देखिए सहसंयोजक ठोस SiC सिलिकॉन कार्बाइड है आपका। इसके अलावा सहसंयोजक ठोस ग्रेफाइट है, SI है। तो देखिए हमने तीनों को लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। और अब बचा एक प्लास्टिक। प्लास्टिक कैसा रूप हो गया? अक्रिस्टलीय रूप। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एग्जाम में इस आंसर को लिख के आएंगे, इस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपसे संयोजन संख्या का क्या अर्थ है? ये प्रश्न है, उपसे संयोजन संख्या का क्या अर्थ है। अब दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? निम्नलिखित परमाणुओं की उपसे संयोजन संख्या क्या है? पहला इन्होंने पूछा है घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में, और दूसरा पूछा है अंतः केंद्रित घनीय संरचना में। तो देखिए बच्चों, उपसे संयोजन संख्या मैंने आपको बताया था जब हमने निबिड़ संकुलन पढ़ा था। मैंने ये कहा था कि कोई भी अवयवी कण अपने आसपास के जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है या जितने अवयवी कणों से घिरा रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसे संयोजन संख्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण जितने दूसरे अवयवी कणों को स्पर्श करता है, यानी उसके चारों तरफ के जिन अवयवी कणों को वो स्पर्श करता है, उसे उसकी उपसे संयोजन संख्या कहते हैं। अगर आयनिक क्रिस्टलों की बात की जाए तो आयनिक क्रिस्टल में कोई भी आयन
जितने अपने विपरीत आयनों से घिरा रहता है या जितने अपने विपरीत आयनों को स्पर्श करता है उसे उपसे संयोजन संख्या कहते हैं। तो देखिए, आयनिक क्रिस्टलों में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित गोलों की संख्या उसकी उपसे संयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर है। अब दूसरा प्रश्न हमारा था कि एक घनीय निबिड़ संकुलन में उपसे संयोजन संख्या क्या होती है और अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसे संयोजन संख्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों, एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना हमने पढ़ी थी, इसकी उपसे संयोजन संख्या होती है 12 और अंतः केंद्रित घनीय संरचना की उपसे संयोजन संख्या क्या होती है, 8 होती है। तो देखिए, इसकी उपसे संयोजन संख्या 12 और इसकी 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्टिकाएं की विमाएं ज्ञात है, क्लियर है, तो क्या आप उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। सुनिए बच्चों ध्यान से, भैया आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व दिया हुआ है और एवं एकक कोष्टिका की विमाएं आपको दी हुई है। ठीक है, क्या आप उससे किसी भी परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, हम लोग इससे किसी भी परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें पता है कि जो घनत्व D होता है, D का सूत्र मैंने आपको बताया था। D घनत्व को आपको बच्चों देखिए, घनत्व को रो से भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आपको इसका सूत्र बताया था, Z गुणा M बटा 1 की पावर 3 Na, जिसमें आपको पता है कि Z क्या है, अवयवी कणों की संख्या, M जो परमाणु हम बात कर रहे हैं कोई भी, उसका द्रव्यमान है, अवयवी कण का द्रव्यमान है, ये एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई और ये हमारे अवोगाद्रो संख्या। क्लियर है, और ये घनत्व है ही। अब हमें ये m ज्ञात करना है, m को आप इधर ले आइए तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, Da³ Na बटा Z, यानी इस सूत्र से हम परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्टिका की विमाएं ज्ञात होने पर इस उपयुक्त सूत्र, जो ऊपर सूत्र है, उपयुक्त सूत्र की सहायता से उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में आया होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। ठीक है, टिप्पणी कीजिए। किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर तथा मेथेन के गलनांक एकत्र करें। इन अणुओं के मध्य अंतर आणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में एक तरीके से हमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला तो पूछ लिया कि क्रिस्टल की स्थिरता क्या उसके गलनांक पे निर्भर करती है, गलनांक के परिमाण पे। जो दूसरा प्रश्न एक दिया हुआ है, ये एक ऑब्जर्वेशन वाला है, जिसमें हमें 4 सैंपल, जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मेथेन, चारों के सैंपल कलेक्ट करके इनके गलनांक हमें ज्ञात करने हैं। और नीचे है कि अंतर आणविक बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इनमें जो हम 4 सैंपल की बात कर रहे हैं, इनके अंतर आणविक बलों के बारे में हमें बताना है। तो इस तरीके से इसे एक ही प्रश्न में हमें 3 प्रश्न दे दिया। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ऊपर वाले प्रश्न की बात करते हैं कि किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए। देखिए, आप लोगों को पता है कि किसी भी ठोस में अवयवी कणों के बीच में जितना प्रबल आकर्षण बल होगा, अवयवी कण उतने ही पास पास होंगे, उतनी ही मजबूती से बंधे हुए रहेंगे, बंध उतना ही प्रबल होगा, और जितना प्रबल बंध होगा उनके गलनांक और क्वथनांक उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब है क्रिस्टल हमारा क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम क्या लिखेंगे आंसर में, किसी पदार्थ का गलनांक जितना उच्च होता है उसके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल भी उतना ही क्या होता है, अधिक होता है, और पदार्थ हमारा क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, हमने टिप्पणी कर दी। अब हम इन चारों सैंपल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इन चारों सैंपल्स के ये आपको गलनांक दिए हुए हैं, जल का, एथिल अल्कोहल का, डाई एथिल ईथर का और मेथेन के। या आपको इनके गलनांक हम लोगों ने पता कर लिया, ऑब्जर्व कर लिए कि ये गलनांक आए हैं। अब बेटा देखिए,
अगर हम जल की बात करें, देखिए जल, ये कहा जाता है कि जल के अवयवी कणों के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। एथिल अल्कोहल के अवयवी कणों के बीच में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। डाई एथिल ईथर के जो अवयवी कण हैं उनके बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। और मेथेन की बात करें तो ये गैस है और इसके अवयवी कणों के बीच में दुर्बल वॉन डेर वाल बंध पाया जाता है। अब देखिए, पहले हम जल और एथिल अल्कोहल की बात करें तो देखिए बच्चों, जल के अवयवी कणों के मध्य में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो आपने देखा, ये जल का एक कण हो गया, ये जल का दूसरा अणु हो गया। जल के अलग अलग अणु है, एक अणु, दो अणु, इनके बीच में आपने क्या देखा, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध बन गया। इसी तरीके से एथिल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन जो जल के अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है वो अधिक प्रबल होता है। किसकी तुलना में, एथिल अल्कोहल की तुलना में। तो देखिए इसका गलनांक क्या है, ज़्यादा, गलनांक ज़्यादा तो स्थायित्व भी इसका ज़्यादा है, ज़्यादा स्थायी होगा। और इसका क्या है, कम है। अब डाई एथिल ईथर की बात करें, डाई एथिल ईथर में द्विध्रुव आकर्षण होता है। तो देखिए इसका गलनांक 156.8 आया है, जबकि इसमें दुर्बल वॉन डेर वाल होता है तो इसका गलनांक सबसे कम आया है 90.5। यानी हम क्या बोलेंगे, जल स्थायी है। जल का मतलब इन चारों की तुलना करें तो जल थोड़ा अधिक स्थायी है। किसके कंपैरेटिवली, मेथेन के कंपैरेटिवली। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, जल और एथिल अल्कोहल में अंतरा आणविक बल हाइड्रोजन आबंध होते हैं। जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। एथिल अल्कोहल, जो कि एथिल अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है, जो कि उनके गलनांकों से भी स्पष्ट होता है। जबकि डाई एथिल ईथर के अणुओं के बीच में द्विध्रुव, ये ध्रुव है, द्विध्रुव आकर्षण होता है तथा मेथेन अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल बल होता है। जो किससे स्पष्ट हो रहा है, इनके गलनांकों से सीधा सीधा ये स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो पद है, जो युगलों के पद है, उसमें कैसे विभेद करेंगे। पहला दे दिया षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में, दूसरा घनीय निबिड़ संकुलन के बारे में। इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न दिया है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में, और तीसरा है चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जो हमने पढ़ा है, पाठ पढ़ा है, हमारा फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी है। मैं एक बार वापस आप लोगों को समझा देती हूँ। षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोनों एक तरीके से त्रिविम संकुलित व्यवस्था है, यानी त्रिविम निबिड़ संकुलन है। अब इनका निर्माण कैसे होता है, देखिए बच्चों, जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से हमें जो परत प्राप्त हुई है, जो हमें लेयर मिली है, जो परत मिली है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, दूसरी परत को रखना है। ठीक है, ये कहा जाता है दूसरी परत को हमने पहली परत के गर्तों के ऊपर रख दिया भाई। पहले हमने षटकोण, जो निबिड़ संकुलन से जो हमें परत प्राप्त हुई, उस परत को हमने रख दिया। उसके ऊपर दूसरी परतों को हमने इस तरीके से रखा कि वो उनके गर्त में, पहली परत के बने हुए गर्त में दूसरी परत के अवयवी कण आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरी परत को रखेंगे। अब इस तीसरी परत को दूसरी परत से बनने वाले चतुष्फलकीय छिद्रों के ऊपर रखते हैं तो हमें किस प्रकार का निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी हम इसे बोल सकते हैं त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। और यदि तीसरी परत को इस तरीके से रखा जाए कि वो दूसरी परत से बनने वाले अष्टफलकीय छिद्रों को ढक रहे हैं, तो इससे बनती है घनीय निबिड़ संकुलन। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अगले की बात करते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक के बारे में आपको पता है कि जो अवयवी कण है उनकी किसी भी ठोस में निश्चित व्यवस्था होती है। त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, और इसे त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था या निश्चित चित्र के द्वारा, एक जाल नुमा संरचना के द्वारा दिखाया जाता है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और इस क्रिस्टल जालक की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसके बार बार रिपीट होने से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है और अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में मैंने बताया हुआ है कि ये 4
परमाणुओं से या 4 अवयवी कणों से मिलकर बनती है, जबकि अष्टफलकीय रिक्ति 6 अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है। इन दोनों का निर्माण कब होता है? जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन से हम जब तीसरी लेयर को रख रहे हैं, 2 लेयर्स के ऊपर तीसरी लेयर्स को रख रहे हैं, तो हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। देखिए आप लोगों को पता है चतुष्फलकीय रिक्ति इस तरीके से होंगी। मान लीजिए नीचे 1 अवयवी कण है और उसके ऊपर ये 3 अवयवी कण आ गए, तो इस तरीके से जो छिद्र बनेगा यहाँ पे वो क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। और मान लीजिए 3 अवयवी कण ऐसे हैं और इन 3 अवयवी कणों के ऊपर इस तरीके से हम रख रहे हैं, 3 अवयवी कण और रख रहे हैं हम लोग ऊपर। देखिए तो ये जो होल बन गया ये क्या होगा? अष्टफलकीय रिक्ति होगी। इस रिक्ति को दिखाते हैं टी से, इस रिक्ति को दिखाते हैं ओ से। ठीक है, तो समझ लेते हैं एक बार। पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन एवं घनीय निबिड़ संकुलन, ये दोनों त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रखकर जनित की जा सकती है। यानी जो हमें द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त हुई है उस पे तो तीसरी परत को रखेंगे। अब देखिए कैसे रखेंगे। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है? जब तृतीय परत को द्वितीय परत पे रखा जाता है तब उत्पन्न एक संभावना के अंतर्गत द्वितीय परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को तृतीय परत के गोलों के द्वारा ढक लिया जाता है या आच्छादित किया जाता है। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ क्या होते हैं? संरेखित होते हैं, यानी एक ही व्यवस्था में होते हैं। पहली परत के और तीसरी परत के, यानी कौन सा पैटर्न हुआ? ABAB पैटर्न हुआ। इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतों में पुनरावृत होता है और इस पैटर्न को ABAB पैटर्न लिखा जाता है। क्लियर है? अब आगे देखिए। इस संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था हमारे मैग्नीशियम और जिंक में होती है। तो देखिए ये वाली देखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये संरचना मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, यानी इसमें हम तीसरी परत को इस तरीके से रखते हैं कि वो तीसरी परत इसको रख रहे हैं मान लो, तो इस तरीके से रखेंगे कि दूसरी परत के द्वारा बनने वाले चतुष्फलकीय छिद्रों के ऊपर तृतीय परत के गोले आ जाए या तृतीय परत के अवयवी कण आ जाए। तो ये हो गई षटकोणीय संकुलित संरचना। देखिए ऐसी व्यवस्था होती है। क्लियर है? अब आगे हम लोग बात करते हैं घनीय निबिड़ संकुलन के बारे में। इसके लिए तीसरी परत दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसके गोले अष्टफलकीय रिक्तियों को क्या कर ले? आच्छादित हो जाए या उनको ढक ले। यानी अब क्या करेंगे घनीय निबिड़ संकुलन के लिए? तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के गोलों से निर्मित अष्टफलकीय गोलों के ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से रखने पर तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते हैं और इस व्यवस्था को C कहते हैं और इससे प्राप्त होने वाले पैटर्न को ABC पैटर्न कहा जाता है। केवल चौथी परत रखने पर उसके गोले प्रथम परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। तो देखिए बच्चों इस चित्र में देखिए ये घनीय निबिड़ संकुलित संरचना आपको दिखाई हुई है। इस तरीके की व्यवस्था होती है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? अब आगे देखिए इस प्रकार के पैटर्न को ABC पैटर्न लिखा जाता है और इस संरचना को CCP या FCC संरचना भी कहते हैं। जैसे तांबे में, चांदी में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और इन दोनों संरचनाओं की बात करें तो दोनों प्रकार के निबिड़ संकुलन अति उच्च क्षमता वाले होते हैं और क्रिस्टल का 74% स्थान संपूरित रहता है और दोनों ही परिस्थिति में प्रत्येक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है। देखिए बेटा 12 गोलों के संपर्क में रहता है, ये 12 है। और इस प्रकार इन दोनों संरचनाओं की उपसे संयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, समझ में आया होगा ये वाला भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या था? क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। भाई इसी का अगला प्रश्न था ना जिसमें हमें विभेद करना है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य अभिलक्षण अवयवी कणों का नियमित और पुनरावृत्त पैटर्न है। यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए
जिसमें प्रत्येक बिंदु को चित्रित किया गया हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और द्विक स्थान यानी स्पेस, जो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, उसमें बिंदुओं की इस नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। बेटा ये मैंने सब आपको समझाया हुआ है। और देखिए ये आपको देखो इस चित्र में दिखाया हुआ है, ये देखिए ये पूरा जो चित्र है ये क्रिस्टल जालक का चित्र है। क्लियर है? या आप बना के आएंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, आप बना के आएंगे डायग्राम को। अब एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग है। जब इसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त किया जाता है तो जालक की क्या होती है? उत्पत्ति। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है एकक कोष्टिका। देखिए ये डायग्राम देखिए, ये शेडेड भाग आपको दिखाया हुआ है, ये एकक कोष्टिका है, सब आपको समझाया हुआ है। अगला देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति एवं अष्टफलकीय रिक्ति। देखिए बच्चों, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। भाई जब हम लोगों ने पढ़ा था षटकोणीय निबिड़ संकुलन, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है और किस तरीके से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है। देखिए बच्चों, चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए क्या लिख के आएंगे आप लोग? ये रिक्तियां 4 गोलों द्वारा घिरी रहती है जो एक नियमित चतुष्फलक के शीर्ष पर स्थित होते हैं। इस प्रकार जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है तब चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इन रिक्तियों को चतुष्फलकीय रिक्तियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तब एक चतुष्फलक बनता है। तो इस तरीके से आप लिख के आएंगे एग्जाम में। आगे देखिए अष्टफलकीय रिक्ति के बारे में। ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती है। इसमें द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर होती है और इनकी त्रिकोणीय आकृतियां अतिव्यापित नहीं होती। उनमें से एक में त्रिकोण का शीर्ष उधरमुखी और दूसरे में अधोमुखी होता है। इन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर अष्टफलक का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बेटा आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखना जिसमें मैंने आपको चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में बताया है। और इस देखिए एग्जाम में तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे, इसके अलावा आप ये डायग्राम भी बना के आएंगे, ये डायग्राम बना के आएंगे और जहाँ जहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्ति है वहाँ आप टी लिख के आएंगे और जहाँ जहाँ पे अष्टफलकीय रिक्ति है वहाँ आप ओ से इंडिकेट करके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्टिका में कितने जालक बिंदु होते हैं? देखिए बच्चों, जालक बिंदु हम लोगों को निकालने हैं। पहली बात कर रहे हैं फलक केंद्रित घनीय की, दूसरी बात कर रहे हैं फलक केंद्रित चतुष्कोणीय की और तीसरी बात कर रहे हैं अंतः केंद्रित की। देखिए बच्चों, जालक बिंदु के बारे में आप लोगों को पता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जहाँ जहाँ पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं उन्हें छोटे बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इन्हें ही जालक बिंदु कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले फलक केंद्रित घनीय की बात कर रहे हैं। आपको पता है फलक केंद्रीय घनीय कोष्टिका क्या होती है? जिसमें 8 तो कोणों पे अवयवी कण पाए जाते हैं, इसके अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर। और फलक कितने होते हैं? 6। तो देखिए कैसे लिखना है। फलक केंद्रित घनीय संरचना यानी FCC में जालक बिंदु आप लिखोगे 8 तो कोणों पर प्लस 6 फलक के केंद्र पर, क्योंकि 6 फलक होते हैं। टोटल कितने हो गए जालक बिंदु? 14। कितने निकल के आए? 14। आगे बात कर रहे हैं फलक केंद्रित चतुष्कोणीय की। देखिए बच्चों, चतुष्कोणीय जो फलक केंद्रित चतुष्कोणीय जो व्यवस्था होती है वो सेम फलक केंद्रित घनीय के समान ही होती है, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था वही होती है 8 तो कोणों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र पर। केवल आपको पता है कि यहाँ पे इसमें अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती। भाई फलक केंद्रित जो चतुष्कोणीय है उसमें A बराबर B बट नॉट इक्वल टू C, भाई हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इसमें जो कणों की व्यवस्था है वो वही होगी 8 तो कॉर्नर पर और 6 फलकों के केंद्र पर। तो देखिए फलक केंद्रित चतुष्कोणीय संरचना में जालक बिंदु तो 8 तो कोणों पर और 6 फलक के केंद्र पर। इसमें भी कितने प्राप्त हुए? 14 प्राप्त हुए जालक बिंदु। अगला देखिए अंतः केंद्रित। देखिए बच्चों, अंतः केंद्रित के बारे में आपको पता है, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में क्या होता है 8 तो कॉर्नर पे और एक बिल्कुल बीचों बीच में अंतः केंद्र पे अवयवी कण पाया जाता है। तो देखिए
अंतः केंद्रित घनीय संरचना में जालक बिंदु पता करना है। तो देखिए 8 तो कोणों पर और एक अंतः केंद्र पर, इसमें कितने जालक बिंदु प्राप्त हुए? 9 जालक बिंदु प्राप्त हुए। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका आंसर लिख के आना है। तो देखिए आज हम लोगों ने जो 8 तक के प्रश्न हैं वो सॉल्व कर लिए हैं और अगले प्रश्नों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।